यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने न देखे हो तो आप जरूर देख लें। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है और इस चैप्टर का ये तीसरा पॉइंट भी है। यूरोप में राष्ट्रवाद को हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चूंकि इसमें कई सारे टॉपिक हैं, इसलिए हमने क्या किया है कि इसको कई पार्ट में बांटकर मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो और एक ही लंबा वीडियो न बन पाए। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे पॉइंट नंबर 3, क्रांतियों का युग, यानी कि 1830 से लेकर 1848 तक का जो समय था, यानी कि तकरीबन आपके 18 साल का जो समय था। इस दौरान जो है यूरोप में काफी उथल पुथल रहा। उथल पुथल इसलिए रहा कि लगभग हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए, लोगों ने क्रांतियां की। क्रांति किस लिए? यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए। तो उसके तहत में जैसा कि हर पॉइंट में एक सब पॉइंट होते हैं, तो ये जो क्रांतियों का जो युग है, इसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्रांतियों का दौर शुरू कैसे हुआ। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है सेकंड पार्ट में कि वहां पे कुछ रूढ़िवादी ताकतें कुछ ज्यादा उभरने लगी थी। यानी कि वहां पे जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे वो कुछ ज्यादा उनकी प्रमुखता से विचार जो है प्रसारित होने लगे थे। तो उस चीज को दबाने के लिए वहां के जो उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उन लोगों ने क्या किया? क्रांतिकारी रास्ता अपनाया, यानी कि क्रांति का मार्ग चुना कि अब हमें अगर यहाँ पे सच्ची में अगर राष्ट्रवाद को अगर पनपने देना है, राष्ट्रवाद को अगर बढ़ावा देना है, तो हमें करना क्या होगा? क्रांति करनी होगी। और क्रांति का दौर शुरू होता है कब से? 1830 में। यही प्रथम विद्रोह था फ्रांस में। प्रथम विद्रोह में क्या हुआ कि जो बूर्बो था, एक शासक था जो 1815 में वहां का राजा बना था फ्रांस का, उसको उदारवादियों ने क्या किया? हटा दिया। रीजन क्या है कि ये जो शासक था ये रूढ़िवादी सोच का था। ये रूढ़िवादी सोच वाले कौन थे? जो चाहते थे कि परिवार, धर्म, संपत्ति, चर्च, इनकी जो सत्ता है ये बरकरार रहनी चाहिए। तो ऐसी सोच वाले राजा को सबसे पहले उदारवादियों ने क्या किया? हटा दिया। जाहिर सी बात है कि राजा को अगर हटाया जाएगा तो वहां पे शासन करने के लिए किसी न किसी का होना जरूरी है। तो हटाने के बाद क्या किया गया? संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र रहेगा, राजा का ही तंत्र रहेगा, बट संवैधानिक रहेगा। ये भी एक अलग कंफ्यूजन वाली पॉइंट है। राजतंत्र तो है, राजा ही शासन करेगा, लेकिन वैसा राजा होगा जिसको लोगों ने चुनकर अपनी पसंद से भेजा है। तो उसी को कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र। इसको हटा के इसको डिस्प्लेस किया गया और इसको जो है क्या किया गया? वहां पे रिप्लेस कर दिया गया, संवैधानिक राजतंत्र आ गया। ये तो फ्रांस में विद्रोह का नतीजा हुआ। उसी दौरान जो है ब्रसेल्स, एक अलग कंट्री है यूरोप में, वहां भी विद्रोह जो है भड़क गया। यानी कि अब जगह जगह जो है अब विद्रोह होने लगे। पहले था कि विद्रोह किसी और रूप में होता था, अब जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए विद्रोह जो है अब अलग रूप में होने लगा। इस दौरान जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे यूरोप में जो शिक्षित अभिजात वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना कब से पनपी? जब यूनान में आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई। यानी कि यूनान के लोगों ने जब अपनी आजादी की मांग करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत किया, वहां से पढ़े लिखे लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपने लगी। और मैं बताता हूं, इसमें एक बेहद ही महत्वपूर्ण जो है कवि का नाम है, उनका नाम था, उनका कवि लॉर्ड बायरन, नाम याद रखेंगे। कवि का नाम था ये लॉर्ड एंड बायरन, ये कवि का नाम है। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वजह क्या है कि यूनान पर कब्जा था ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन एक मुस्लिम राज्य था, हम कह सकते हैं। तो यानी कि यूनान जो है मुस्लिम राज्य के अधीन था। तो यूनान को आजाद कराने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? पढ़े लिखे अभिजात वर्ग के लोगों ने। और उसमें जो कवि थे, लेखक थे,
उन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं में से एक नाम ये है लॉर्ड बायरन का। ये धन इकट्ठा किए, युद्ध लड़े, हालांकि 1824 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुस्तुनतुनिया एक जगह है यूरोप में, वहां पे एक संधि हुई और यूनान को क्या किया गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण में, उदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है यूनान की स्वतंत्रता, यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस थर्ड पॉइंट का है 3.1 रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना का मतलब क्या होता है, ख्वाबों ख्यालों की बातें। ख्वाबों ख्यालों की बातें अक्सर लोग करता कौन है, जो कवि होते हैं, कहानीकार होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से, कहानियों किस्सों के माध्यम से वो करते क्या है, एक रूमानी दुनिया की रचना करते हैं। और ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो किसी भी मुल्क में हो, जहां भी आजादी लड़ी गई हो, अपने मुल्क में भी हुआ था, लेखकों ने, कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर में राष्ट्रीय भावना भरने की कोशिश करते हैं। तो यही हाल जो है यहाँ भी हुआ था। यूरोप में कई सारे ऐसे कवि हुए, कई सारे लेखक हुए जो अपनी जो है कहानियों में पात्रों के माध्यम से ऐसा संसार रचते थे कि लोगों के अंदर में अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगे, उनके अंदर फिर राष्ट्रवाद का संचार हो। इसके अलावा ये तो हो गई कला काव्य, इसके अलावा भाषा के स्तर पर भी भाषा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जो है बढ़ी। इसके बाद जो है ध्यान रखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में 30 से 48 के दौरान जो अगला पॉइंट इसमें 3.2 आप देखें, तो अब आगे थर्ड पॉइंट में ही जो 3.2 जो सब पॉइंट है, इसका जो है टाइटल क्या है, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। जाहिर सी बात है कि 1830 से 1848 का जो दौर है, क्रांति का दौर है। और जब क्रांति होती है ना, तो कई तरह की समस्या आती है। यानी कि अगर आप क्रांति करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने खाने पीने की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि कई तरीके की चीजों का अभाव होने लगता है। तो यूरोप भी इससे अछूता नहीं रहा। यूरोप में भी ऐसी समस्याएं आई जब वहां पे राष्ट्रवाद का जो है उदय होने वाला था, राष्ट्रवाद का जब निर्माण चल रहा था, लोग क्रांति कर रहे थे, तो वहां पे भूख की समस्या कब आती है, जब हमारे सामने खाने पीने की चीजों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। जाहिर सी बात है कि जब जो है भूख की कमी होगी, जब भूख हम नहीं मिटा पाएंगे, हमारे सामने कई कठिनाइयां होंगी। और जब कठिनाइयां होंगी तो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, जन विद्रोह करेंगे। तो यही हुआ। अब वहां पे इतनी समस्याएं आई क्यों? 1830 के दशक में अचानक यूरोप में बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या कितना भी बढ़ जाए, ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होती है जब जनसंख्या बढ़ने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्याएं क्या उत्पन्न हो सकती हैं? खाने पीने की चीजों की कमी होगी, क्योंकि लोग बढ़ते हैं ना। अचानक जितने लोग आज जन्म ले लिए, उतनी ज्यादा मात्रा में कल ही अनाज नहीं उत्पादन हो जाएगा। वो पूरी लंबी प्रक्रिया चलती है अनाज के उत्पादन के लिए। इसके अलावा हमारे पास जमीन की जो आकार है जमीन का, वो बढ़ नहीं रहा है। लोग भले बढ़ जाए। तो वही यूरोप में हुआ कि जब वहां पे जो है ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ा, तो हुआ क्या कि बेरोजगारों की संख्या जो अधिक हो गई। क्योंकि लोग बढ़ेंगे, उस अनुपात में कंपनियां नहीं बढ़ती हैं, औद्योगिक इकाइयां नहीं बढ़ती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब औद्योगिक इकाइयां नहीं बढ़ेंगी, कहीं पे कंपनी नहीं अगर सेट होगा, तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार जो है कम हो रहा है। तो जब जो है, इसके अलावा एक और समस्या क्या थी कि गांव के लोग क्या थे, शहरों की ओर प्लान करने लगे थे, जैसा कि अभी भारत में होता है। बहुत बड़ी समस्या है। शहरों की ओर प्लान क्यों किए? क्योंकि उस समय जो है शहरों में यूरोप के क्या हुआ था कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने लगी थी। वहां पे उद्योग धंधे शुरू हो चुके थे। तो वहां पे काम की तलाश में गांव से लोग शहरों की तरफ जाने लगे। शहरों पर अधिक दबाव बढ़ने लगा। दबाव बढ़ा तो वहां पे क्या हो गई, भूखमरी की स्थिति आ गई। बेरोजगारी तो थी ही।
इसके अलावा 1848 में लोगों ने क्या किया, अब खाने पीने की चीजों की कमी हो गई, बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी। अब इससे तंग आकर पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, आंदोलन किए अपनी इस समस्या से निपटने के लिए। इसी को जन विद्रोह कहते हैं। लोगों ने विद्रोह कर दिया। इससे पहले भी 1845 में सिलेसिया यूरोप में एक जगह है, कंट्री है, वहां के लोगों ने, बुनकरों ने ठेकेदारों के प्रति क्या किया, विद्रोह किया। अब ठेकेदारों के प्रति विद्रोह क्यों किया? ठेकेदार लोग करते क्या थे कि जितना का काम कराते थे उतना पैसा उनको जो है नहीं दे पा रहे थे, यानी कि जितने उनकी मजदूरी बनती है उतना उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो बुनकर समुदाय में इस बात को लेकर गहरा असंतोष था, नाराजगी थी। तो वहां के लोगों ने भी जो है वो आंदोलन किया था। इस आंदोलन का एक फायदा भी हुआ। देखिए, कहीं भी आंदोलन होते हैं ना, जब क्रांति होती है तो उसके इम्पैक्ट तो होते हैं। अब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, असर तो देखने को मिलता है। तो ये सब जो विद्रोह हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, इसका एक फायदा ये हुआ कि जो वहां पर नेशनल असेंबली थी, जो राष्ट्रीय सभा थी, उसने जो है क्या किया कि जो है सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, मतलब मत देने का अधिकार दे दिया। और वैसे पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष से क्या हो, ऊपर हो। ये एक जो है बदलाव हुआ। इस थर्ड पॉइंट में ही एक और सब पॉइंट है अगला। इस पॉइंट में क्या है, 1848 जो है ना, उदारवादियों की क्रांति, यानी कि 1848 में जो क्रांति हुई, बेसिकली ये उदारवादियों की क्रांति मानी जाती है। और इस क्रांति में कई अहम जो है परिवर्तन हुए। उस परिवर्तन में सबसे पहली बात तो ये हुआ कि जो ये पेरिस में जो लोग थे ना, जो बेरोजगारी से तंग आकर, भूखमरी से तंग आकर जो सड़कों पर उतर आए थे, उसका एक बदलाव क्या हुआ। सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ कि राजा को गद्दी छोड़नी पड़ गई। राजा को गद्दी से हटा दिया गया और वहां पे गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। गणतंत्र मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। ऐसी शासन की जो है घोषणा कर दी गई। उसके बाद और क्या बदलाव हुआ कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। यानी कि जितने भी उदारवादी थे उन लोगों ने फैसला किया कि हम नेशनल असेंबली की सदस्यता देंगे, हम इसके पक्ष में जो है फैसला करेंगे, इसके पक्ष में मतदान करेंगे। यानी कि नेशनल असेंबली से ही कोई वहां पे क्या होगा, शासक होगा। ये फैसला किया गया। उसके बाद 1848 में जो क्रांति हुई, उसका जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ महिलाओं की जिंदगी में। महिलाओं की जो स्थिति थी ना समाज में, वो पहले से काफी जो है बेहतर हुई। पहले की तुलना में, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत बेहतर हो गई, लेकिन पहले की तुलना में बेहतर हुई। बेहतर ये हुई कि महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन जो है बनाने शुरू कर दिए। महिलाएं उसे पहले भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन वैसे उनकी हैसियत जो है नहीं थी। इस आंदोलन के बाद में हुआ क्या कि महिलाएं अपना संगठन बनाना शुरू कर दी, अपना अखबार निकालना शुरू कर दी, और कई सारे जो राजनीतिक कार्यक्रम होते थे वहां पे उन लोगों ने शिरकत करना शुरू कर दिया, मतलब लोग वहां पे जाना शुरू कर दी महिलाएं। इसके अलावा एक और क्या बदलाव हुआ कि जो हैब्सबर्ग ने जिस अधिकार को अपने कब्जे में, जिस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रखे थे, उस क्षेत्रों से, और रूस ने जिस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रखे थे, उन दोनों जगहों से क्या किया गया, भूदासत्व, यानी कि जमीन पे जो नौकरों को रख के जो खेती कराने की जो परंपरा थी और बंधुआ मजदूरी, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। 1848 की क्रांति का ये अहम बदलाव है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव कही जा सकती है। तो ये थर्ड पॉइंट में यही जो है 3 पॉइंट थे, 3 सब पॉइंट। और इस चैप्टर का एक लास्ट जो है टॉपिक है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में डाल रखा है। यानी कि आज का जो हमारा वीडियो है, इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बना रखे हैं, और जो चौथा टॉपिक है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। कुल मिला के इस चैप्टर को हमने 4 वीडियो में बनाए हैं, आप उसको जरूर देख लें। इस वीडियो में इतना ही, और आप इसको कैसा लगा समझने के बाद आप बता सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।